हेलो दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम देखने वाले हैं लुसेंट के बुक से भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक के बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास देखना है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, अर्थात अपने हिसाब से चलाने के लिए, अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनती हैं। और ये एक्ट इस प्रकार है, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला एक्ट की बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम की बात की जाए तो प्रथम पॉइंट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था यह, और अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बी नंबर पॉइंट देखा जाए तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। और सी में इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब आगे की बात की जाए, इसकी विशेषता 1773 का। तो फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया तथा मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया। मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया जाता है। और इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग की कार्यकाल की बात है जो है सो। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसे सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में, याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे बने। और अन्य 3 न्यायाधीशों को बात किया जाए तो चैम्बर्स है, लेमेंस्टर है और हाइड है। ठीक है। और चौथा पॉइंट की बात की जाए तो इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोग से उपहार, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही निजी व्यापार, कंपनी के लोगों को जो है कर्मचारियों के साथ निजी व्यापार जो करते थे या रिश्वत लेते थे या उपहार कह करके लिया करते थे, तो इसको प्रतिबंध कर दिया गया। और पांचवा पॉइंट है, इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो जाता है और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया कि आप बताइए कि आप भारत में जो है क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से समाप्त हो जाता है। फिर इसकी जो कमियां थी, इसकी जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए एक एक्ट आता है जिसका नाम रखा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। तो देखिए आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को याद रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या होता है, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद आएगा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 2 चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आता है व्यापारिक मामले के लिए आता है, जो आप व्यापारिक मामले पर नियंत्रण रखेंगे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो आते हैं राजनीतिक मामलों के लिए आते हैं। ठीक है। अब आगे की बात की जाए 1793 में ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि भारतीय राज्य। अब वेतन की बात की जाए तो इसका वर्णन आपको 1793 का चार्टर अधिनियम में आपको मिल जाएगा। और
चार्टर अधिनियम में मिलेगा। ये जो था ना, इस यहाँ से अगर बात की जाए तो फिर 1813 में एक अधिनियम बनता है, और इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यह सब 1813 के चार्टर एक्ट की बात कर जा रहे हैं। तो उसके बाद 1813 में ही जो है ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन इसी अधिनियम के द्वारा जो है ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए जाते हैं। 1833 के चार्टर जो 20 साल का जो मिला हुआ था, तो व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। और चौथा पॉइंट, बंबई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियां को वापस ले लिया गया, और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया जाता है। अब छठा पॉइंट अगर इसी के तहत देखा जाए 1833 के तहत, तो 1843 में जो है दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है, और इसका उन्मूलन 1843 में किया जाता है, 1843 में। और सातवां पॉइंट, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया जाता है 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला अगर बात की जाए तो 8वां पॉइंट, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है। कब? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ते हैं। अब 1853 से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे पहले कितने एक्ट और कितने जो है रेगुलेटिंग एक्ट आए हैं। तो एक था पहला, अगर बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा की बात की जाए तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781, और तीसरी 1784 में आता है, और फिर चौथी की बात की जाए तो 1793 में आएगा, और फिर अगर बात की जाए 1793, फिर 1813 में आएगा, 1813 में, फिर 1833, और अभी हम लोग 1858 के बारे में चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की जाती है। प्रतियोगिता परीक्षा यहीं से प्रारंभ हो जाता है 1853 से। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद जोड़े गए, जिन्हें विधान परिषद, तो विधान परिषद भी आपको 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत मिल जाएगा। अब आगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया, और भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई, और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ, और 8 सदस्य जिसमें ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुना गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। और छठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगर 7वां पॉइंट की बात की जाए तो भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की नियुक्ति की गई, और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, और उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरों के विषय में हो। अब 8वां पॉइंट की बात की जाए तो भारत के गवर्नर
जनरल का नाम बदल दिया जाता है और अब क्या कर दिया जाता है, वायसराय कर दिया जाता है। पहले गवर्नर था, क्या था, पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल किया गया और जनरल से अब क्या किया गया, अब वायसराय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, वायसराय, याद रखेंगे दोस्तों। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अब मैं बात करूं 1861 के भारत परिषद अधिनियम की, तो इसका पहला पॉइंट, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाता है। दूसरा, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, जिस समय लॉर्ड कैनिंग के समय में ही होता है। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की जाती है और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने का होता था। चौथा, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, और इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अगला है नोट, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ठीक है, अब आगे 1873 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। ठीक है, और शाही उपाधि अधिनियम की बात की जाए तो 1876 में आता है शाही उपाधि अधिनियम, और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब आगे 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यवस्था अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। अब आते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी मिली और इस प्रकार इस अधिनियम के सांप्रदायिक को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से जाने जाते हैं। लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अब दूसरा पॉइंट की बात की जाए तो भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों की नियुक्ति की गई। 3, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 4, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। 5वां, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 6, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट देखते हैं 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस टाइम में 1909 में, और भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या उस टाइम में 60 निश्चित की गई, जिसमें 34 निर्वाचित और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, 144 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 जो है मनोनीत किए जाते थे। इनका कार्यकाल जो होता था विधानसभा का 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों में अधिकार समान थे और इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे और इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित या अंतरित। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षित विषय के अंतर्गत तो वित्त भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां,
छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि आती है। आरक्षित एक बार घर पे एक बार अपने से ही स्वयं जो है आप लोग रिपीटेशन जरूर लगाइएगा ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए। हस्तांतरित विषय की बात की जाए तो शिक्षा होगा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता और सार्वजनिक निर्माण विभाग, अबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन का नियंत्रण और धार्मिक तथा आग्रह दान आदि। आगे बात की जाए तो नोट देखते हैं। नोट आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इस अधिनियम के अनुसार वायसराय के कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ छोड़कर 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक था। अब मैं 7वां पॉइंट की बात करूं तो 7वां पॉइंट, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तृत कर दिया और इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 9वां पॉइंट, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और इसी अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप बनाए रखा गया। अब चलिए आगे देखते हैं। ए, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने, सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। अब डी की बात की जाए तो वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। अब नोट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो लॉर्ड जॉर्ज थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। यह जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, अखिल भारतीय संघ, यह 11 ब्रिटिश प्रांत 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों में उन देशी रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा। अब आयोग की बात की जाए तो संघ में सम्मिलित हुए और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्ता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना देखते हैं। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी, प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों के अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। अब मैं बात करूं तो प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। अब समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडलों दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के विषय कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर में उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए आगे की बात की जाए। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभाव होती थी और इसी अधिनियम में अवशिष्ट विधियां शक्ति वायसराय को दी गई थी। ठीक है, अब नोट 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नेहरू बोलते हैं कि गुलामी का यह एक अधिकार पत्र है, जबकि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये बात भी बोलते हैं। और अंबेडकर बोलते हैं कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अब संघीय न्यायालय की व्यवस्था की बात की जाए। चौथा पॉइंट, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। अब आगे 5वां पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। छठा पॉइंट की बात की जाए तो विधान परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत हो जाता है। और 7वां पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। 8वां, इस अधिनियम का प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था 1935 के अधिनियम। आगे देखते हैं 9वां पॉइंट, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालयों के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 10वां पॉइंट, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। 11वां पॉइंट अगर देखा जाए तो इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार मिल गया। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया और जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न है। 1, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को सौंपी जाएगी। अब आगे की बात की जाए। दूसरा पॉइंट कि भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी और संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। चौथा पॉइंट, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। और 5वां, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है तब तक के लागू रहेगा। और तब तक उस समय 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठा, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया और उसको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। 7वां, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। नोट, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्ति होने के पूर्व जन्म संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष से मत दिया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दूसरा, भारतीय संविधान सभा
जल्द ही हम लेकर के आएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक के बने रहने के लिए धन्यवाद।